ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ दिन भर जरा बताते हैं आपको। शुरुआत सुबह से किस तरह से आगे खबरों का सिलसिला बढ़ रहा था। सबसे पहले सुबह जो खबर आई उसने सबको एक तरह से चौंका भी दिया। जी हां, आज सुबह सुबह बॉलीवुड के गलियारों से सबसे बड़ी खबर आई। सुबह के करीब 8 बजे शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर सुर्खियों में रहे। सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु में पुलिस ने छापे के बाद गिरफ्तार किया। उन पर ड्रग्स लेने का आरोप है। साथ ही खबर है कि सिद्धांत की ड्रग्स जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके साथ 6 अन्य लोगों की भी ड्रग्स जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आपको बताएं कि ये लोग बेंगलुरु के एमजी रोड स्थित होटल में पार्टी कर रहे थे। वहीं पुलिस ने छापा मारकर इन्हें हिरासत में ले लिया। और सुबह 8 बजे के आसपास ही लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामले 8000 से ज्यादा दर्ज हुए। ये आंकड़े जब सामने आए तो तमाम माथों पर चिंताओं की लकीरें गहरा गईं। हालांकि कल के मुकाबले थोड़े कम है मामले। कल यानी कि रविवार को कोरोना के 8582 मामले सामने आए थे, जबकि शनिवार को कुल 8329 मामले थे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से 3482 मरीज ठीक भी हुए हैं। साथ ही एक्टिव केसेस का जो बढ़कर लोड है वो 47,000 यानी कि 47,995 यानी कि 48,000 के आसपास हो गया है। इसके अलावा 10 लोगों की मौत भी हुई है और बीते एक हफ्ते में 50,000 के आसपास कोरोना के मामले दर्ज होना थोड़ा सा चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया पर सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि मंकी पॉक्स का खतरा भी मंडरा रहा है। महीने भर पहले इसका पहला मामला सामने आया था, लेकिन अब यह दुनिया के 33 देशों तक पहुंच चुका है। दुनिया भर में इसके 1400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स के बढ़ते कहर ने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले को देखते हुए इसके चेतावनी के स्तर को बढ़ा दिया है। सुबह करीब 10 बजे फ्यूचर अमेज़न मामले पर एनसीएलटी का बड़ा फैसला आया। एनसीएलटी ने अमेज़न पर 202 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है। सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेज़न पर यह जुर्माना लगाया है। अमेज़न ने इस जुर्माने को एनसीएलटी में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने माना है कि अमेज़न ने आयोग के सामने इस करार का पूरा खुलासा नहीं किया था। ट्रिब्यूनल की 2 सदस्यीय पीठ ने अमेज़न को आदेश दिया है कि वो 45 दिन के भीतर जुर्माने की राशि फ्यूचर ग्रुप को चुकाएं। और इसके कुछ देर बाद ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगने की खबर भी सामने आ ही गई। जी हां, दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 25 अगस्त 2017 को पैसे के अवैध लेन देन का मामला दर्ज किया था और इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने जैन के खिलाफ केस दर्ज किया था। और आज सुबह करीब 10 बजे राहुल गांधी ईडी के सामने पेश भी हो गए। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दिल्ली स्थित अपने दफ्तर में राहुल से करीब 3 घंटे पूछताछ की। लंच ब्रेक के बाद भी राहुल से पूछताछ जारी रही। एक तरफ जहां राहुल से पूछताछ जारी थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। अंबिका सोनी ने कहा कि आखिर पीएम मोदी डर क्यों रहे हैं। सोनी के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, इसी वजह से कांग्रेस प्रदर्शन के जरिए ईडी पर दबाव बना रही है। और इसी बीच पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके खिलाफ कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। इस नोटिस के तहत उन्हें 20 जून को कोलकाता के नार के डांगा पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए बुलाया गया है। और शाम आते आते पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाकर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने संबंधित बिल पारित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन बिल पेश किया। इसके पक्ष में 182 और विरोध में 40 मत पड़े। बंगाल की जानी मानी हस्तियों के एक ग्रुप ने मुख्यमंत्री को यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किए जाने पर असंतोष जाहिर किया है। उनका कहना है कि यह कदम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए एक बड़ा झटका
और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। तो दिन भर क्या हुआ ये अब न्यूज अपडेट में हमने आपको बताया, और अब आज की हमारी कवर स्टोरी। वैश्विक स्तर पर भले ही महंगाई पूरी दुनिया की कमर तोड़ रही है, लेकिन भारत में इस मोर्चे पर हल्की राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। खाने पीने के सामान से लेकर फ्यूल, बिजली के दाम महंगाई कम होने से उनके जो दाम कम होने से थोड़ा सा महंगाई दर घटी है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई दर मई में घटकर 7.04% पर पहुंच गई है। एक साल पहले मई 2021 में ये 6.30% थी। वहीं खाद्य महंगाई दर 8.31% से घटकर 7.97% पर पहुंच गई है। हालांकि ये लगातार 5वां महीना है जब महंगाई दर आरबीआई की 6% के ऊपरी लिमिट के पार रही है। जनवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.01% थी, तो फरवरी में 6.07%, मार्च में 6.95%, अप्रैल में 7.79% दर्ज की गई। सीपीआई के मोर्चे पर हल्की सी ही सही लेकिन राहत के बाद उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी अब बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होगी या बीच में कोई पॉलिसी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इस मोर्चे पर अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में थोड़ी राहत देखने को भी मिल सकती है। महंगाई में ये जो गिरावट का आंकड़ा दर्ज हुआ है उसके लिए सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए गए थे। सरकार ने महंगाई को काबू में करने के लिए हर दिन बैठकें की। इन बैठकों में कई अहम फैसले लिए गए। आटे का दाम जब 12 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया था तो कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया। दरअसल निर्यात जारी रखने से देश में गेहूं का संकट खड़ा हो सकता था और ऐसे में गेहूं और आटे के दाम फिर आसमान छू सकते थे। आटे के बाद चुनौती थी खाने के तेल के बढ़ते दाम। इस मोर्चे पर आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने 20-20 लाख टन तक कच्चे सोयाबीन, सूरजमुखी तेल से आयात शुल्क को हटा दिया। इससे खाने का जो तेल है उसके दामों में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कमी की उम्मीद जाहिर की गई। इसके साथ ही इंडोनेशिया के पाम ऑयल से एक्सपोर्ट बैन हटने का जो फायदा है वो भी मिला, उससे थोड़ी राहत मिली। इसके अलावा सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट की जो सीमा है उसको भी तय कर दिया। दरअसल घरेलू बाजार में चीनी के दाम 2 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए थे। ऐसे में सरकार ने एहतियातन एक्सपोर्ट लिमिट तय कर दी थी। सरकार ने भले ही महंगाई को काबू में करने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर जो चुनौतियां हैं वो अभी खत्म नहीं हुई हैं। वैश्विक स्तर पर आप महंगाई देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपना विकराल रूप दिखा रही है। अमेरिका में 40 साल के ऊपरी स्तर पर इतना विकराल कि अमेरिका भी नहीं बच पाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। कच्चे तेल में तेजी का मतलब है कि पेट्रोल और डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी का फायदा ज्यादा दिन टिक पाना संभव नहीं है। आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर सब पर दिखेगा। खेतों से लेकर बाजार तक तमाम वस्तुएं पहुंचना महंगी हो जाएगा। इससे रोजमर्रा का जो इस्तेमाल है उसकी बहुत सारी चीजें महंगी हो सकती हैं। ईंधन की कीमत बढ़ने से वस्तुओं का जो उत्पादन है, इनपुट कॉस्ट है, वो बढ़ रही है, उत्पादन लागत जिसे कहा जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन में लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन वैसे भी प्रभावित हुई थी। ऐसे में जब तक ये युद्ध चल रहा है जो बड़ा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, कब कहां कैसे होगा, कब खत्म होगा, कोई नहीं जानता। और चीन में कोरोना के मामले कम नहीं होते तब तक महंगाई से पूरी तरह से राहत मिलने की उम्मीद कम है। वैसे भी इस महंगाई को कहा जा रहा है कि ये इंपोर्टेड महंगाई ज्यादा है, बाहर से आई हुई महंगाई ज्यादा है। सप्लाई साइड की दिक्कतों की वजह से उपजी हुई महंगाई है, डिमांड वाली महंगाई ये उतनी नहीं है। अब महंगाई को लेकर खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने जी बिजनेस से खास बातचीत की। उन्होंने इसमें कहा कि खाने के तेल का दाम 8 से 10% कम हुआ है। आटा समेत बाकी चीजों के दाम में भी कमी आई है और सरकार जो कदम उठा रही है वो सही दिशा में है। पूरी बात सुनिए जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव उनकी बातचीत। हमारे साथ हैं खाद्य सचिव सुधांशु पांडे। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि जिस तरह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम रेगुलेट कर रहे हैं, किस इसका असर क्या हमको दिखने लगा है, कितने दाम कम हुए हैं? देखिए, हर कमोडिटी को आप अगर अलग अलग से देखें तो जो सीरियल्स हैं उसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। एडिबल ऑयल में प्राइसेस हैव कम डाउन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन।
शुगर प्राइसेस स्टडी हैं। तो कुल मिलाकर के जो एसेंशियल कमोडिटी आइटम्स हैं, पल्सेस के दाम नीचे गिर रहे हैं, पल्सेस के दाम लास्ट ईयर के मुकाबले सब डाउन है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो जो फूड कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत हद तक नियंत्रण पाया गया है। गेहूं चीनी का जो रेगुलेशन हमने किया था, क्या हम इसको रिविजिट करने जैसा कुछ सोच रहे हैं? दूसरा एक और सवाल इसमें ये होगा कि जो पोर्ट्स पर गेहूं पड़ा है उसको एक्सपोर्ट करने की मंजूरी वो चाह रहे थे, क्या हम उसके लिए कुछ और विचार कर सकते हैं? गवर्नमेंट की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। दोनों के ऊपर रेगुलेशंस लगाए गए हैं और रेगुलेशंस इन फोर्स हैं। जो पोर्ट्स पर गेहूं पड़ा है उसके लिए कुछ? पोर्ट्स के ऊपर हो गेहूं चाहे कहीं पर हो, डोमेस्टिक मार्केट अवेलेबल है। एक डेट तक जो कंडीशंस को मीट करते थे उनको अलाउ किया गया है, जो कंडीशंस को मीट नहीं करते थे उनको एक्सपोर्ट नहीं अलाउ किया गया। और चलिए, आज जो महंगाई के आंकड़े सामने आए हैं उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इकोनॉमिस्ट रुचिका भगत जुड़ चुकी हैं। रुचिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। आज महंगाई के आंकड़ों में हल्की राहत देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन क्या ये राहत पर्याप्त है कि आरबीआई को बीच में इंटरवीन करके पॉलिसी में तब्दील ना करना पड़े या कुछ दूसरे मेजर्स ना उठाने पड़े? ये थोड़े से ये कितनी बड़ी राहत आपको नजर आती है? देखिए, जब हम ये डाटा कंपेयर कर रहे हैं, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। माने हम मई 21 का डाटा कंपेयर कर रहे हैं मई 22 से। जब आप देखें सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं, मई 21 में सर्कमस्टांसेस बहुत अलग थे, मई 22 में सर्कमस्टांसेस अलग है। उस समय कोविड बिल्कुल चरम सीमा पे था, इस समय कोविड काफी हद तक कंट्रोल में है। इस समय दूसरे अनडाउटेडली दूसरे फैक्टर्स काउंट करते हैं, बट ये जो डाटा है ये हम वहां से कंपेयर कर रहे हैं। बट ये नहीं है कि बहुत बुरा है, अच्छा तो ऑब्वियसली है। आप 7.79 पे थे, 7.04 पे पहुंच गए, तो रिलीफ तो अनडाउटेडली है। बट ये रिलीफ आगे कितना टाइम चलता है ये बहुत देखने की जरूरत है, और सरकार इस रिलीफ को मेंटेन करने के लिए और फर्दर क्या करेगी, क्योंकि 7% अगर आप कहें तो बहुत अच्छा रेट नहीं है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन रेट 6 to 7 के बीच में अगर है तो भी ज्यादा है, बिलो 6 है तो आप कह सकते हैं कि कुछ रिलीफ है। एब्सोल्युटली, और आइडली तो 4% होना चाहिए जो मैंडेट है आरबीआई का, लेकिन उससे तो अभी बहुत दूर हैं। कब तक ये दूरी बनी रहेगी जो मैंडेटेड जो एवरेज है महंगाई का वहां तक आने में, ताकि आरबीआई को दूसरे काम करने का भी मौका मिले? अभी तो फ्यूचर अगर आप देखें तो बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, तो इस समय तो नहीं कह सकते। अभी कम से कम अगले 3-4 महीने तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आएगा। हाँ, अगर आप ग्लोबली इसको देखते हैं, ग्लोबली अगर आप देखें, जैसे यूएसए का जो अभी रेट था वो 8.6% है, सीपीआई रेट उनका 8.6% है। उससे अगर हम इंडिया को कंपेयर करते हैं 7.04, तो हम खुश हो सकते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कम है। बट इसको अगर नियर फ्यूचर में देखें तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ग्लोबली सिनेरियो ऐसा है। अगर आप देखें, हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्टेड है, हमारा क्रूड ऑयल इफेक्टेड है, यूक्रेन रशिया वॉर का फैक्टर है, तो इतने सारे कंबाइंड फैक्टर है जिसकी वजह से आप ये नहीं कहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लगे ना। ये ग्लोबली इफेक्टेड फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मतलब आप इंडिया को तो कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिया के फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो ग्लोबली इफेक्टेड है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। तो ये अगले 3-4 महीने तो शायद नहीं देखने को मिलेगा, मुझे लगता है ऐसा ही रहेगा कुछ रेट। बिल्कुल, आपने सही कहा। अनिश्चितताओं भरे हुए अगले 3-4 महीने हैं। कोई नहीं जानता कि युद्ध किस दिशा में जाएगा, थमेगा या आगे बढ़ेगा, या फिर आगे स्केल अप होगा या नहीं होगा। बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, और उन अनिश्चितताओं से भरी हुई जो महंगाई का जो पूरा का पूरा चक्र है, उसका क्या होगा वो अभी कोई जानता नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारी घरेलू आधार पर तय होने वाली महंगाई हैं। मसलन फल और सब्जियां, अब उनके दाम आसमान छू रहे हैं, और ये जो आज डेटा आया है उसमें ईयर ऑन ईयर भी हमने देखा है कि उस पर दाम बढ़े हैं। तो इनको काबू में करने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं जो हमारी अपनी घरेलू हदों में हैं जो चीजें? बिल्कुल हम कर सकते हैं। अगर हम देखें इन्फ्लेशन रेट जब हम कंट्रोल करते हैं तो बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं गवर्न करने के लिए। पहला जो हमारा फैक्टर है दैट इज फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी माने जो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कंट्रोल करती है और अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करती है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट अगर फर्दर अपने एक्सपेंसेस और कर्टेल करे और अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने की कोशिश करे तो शायद इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। जब हम रेवेन्यू इंक्रीज करने की बात करते हैं तो वो लोगों की, पब्लिक की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, माने टैक्सेस बढ़ाकर नहीं करे, बट दूसरे तरीकों से अपना रेवेन्यू अगर इंक्रीज करती है गवर्नमेंट
तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। सेकेंड जब हम तरीका देखते हैं इसके अंदर तो मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसके लिए हम देखें तो आरबीआई काफी हद तक काम कर ही रही है इसके अंदर। आप देखिए 4 मई को आरबीआई ने जो 40 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ाए थे रेपो रेट को, सिमिलरली 6 जून में फिर दोबारा रेट रिवाइज किए 50 बेसिस से, और अब हमारा 4.9 जो है रेपो रेट चल रहा है इस समय, तो उससे भी कुछ हद तक इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल होता है। ये बात अलग है कि जो रेपो रेट इंक्रीज कर दिया आरबीआई उससे इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता, उसका इफेक्ट आते आते 2-3 महीने लग जाते हैं, बट वो भी एक तरीका है कंट्रोल करने का, जिसमें कुछ हद तक अगर आप देखें तो सरकार एफर्ट्स पूरे ले रही है। दूसरी तरफ लास्ट जो हमारा है वो हमारा है सप्लाई रेट, जो हमारा सबसे ज्यादा इस समय इफेक्टेड है। उसके लिए भी अगर आप देखें तो सरकार ने काफी हद तक कुछ लिए हैं मेजर्स, जैसे हमारा जो शुगर एक्सपोर्ट है बैन किया सरकार ने जो एडिबल ऑयल एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया। इसके अलावा सरकार ने व्हीट एक्सपोर्ट जो है वो बैन किया। तो काफी हद तक अगर हम देखें तो सरकार ने इसके ऊपर एफर्ट्स लिए ही हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पे। एब्सोल्युटली उन कदमों का आज जिक्र भी किया सचिव सुधांशु पांडे ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में, और वो ग्राउंड पर दिखा भी है। लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद रुचिका, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मई में महंगाई थोड़ा कम जरूर हुई है, लेकिन 32 कॉन्जिक्यूटिव महीने हो गए हमें जब हमने मीडियम टर्म टारगेट जो हमारा है 4% से ऊपर हम बने हुए हैं, और 5 स्ट्रेट महीने हो गए हैं कि 6% से अप, जो 2 to 6 का जो अपर टॉलरेंस रेंज होता है उससे हम पार हैं। तो ऐसे में, और आप और हम चर्चा भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से भी चर्चा होती है, जानकार भी यही बताते हैं कि अगले 3-4 महीने क्या होगा कोई नहीं जानता। इसका जो दबाव आने वाला है एक आम उपभोक्ता की जेब पर या किचन पर, किस तरह की तैयारी उसे करनी होगी? मुझे लगता है एक आम इंसान जब से यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई थी तब से वो मेंटली प्रिपेयर था कि अब तो इन्फ्लेशन बढ़ना ही है और कंट्रोल में नहीं आना। रीजन इसका ये था कि क्रूड ऑयल जो है, जो हमारा बेस है, चाहे वो इंडस्ट्री का बेस है, चाहे वो सर्विस सेक्टर का बेस है, इनफैक्ट पूरी इकोनॉमी का हमारा बेस है, क्रूड ऑयल जो है वो लगातार अगर आप देखें तो बढ़ता जा रहा था। सरकार ने हालांकि एक्साइज ड्यूटी कम करके क्रूड ऑयल को काफी कुछ नीचे करने की कोशिश की है, पेट्रोल को और डीजल को, बट फिर भी वो, क्योंकि इंटरनेशनली उसकी प्राइस जो है वो गवर्नड है और वो क्रूड ऑयल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण अगर आप देखें तो वो सीधा मार जो है वो एक आम जनता उठाती है। क्रूड ऑयल बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑब्वियसली उसके अंदर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, किसान जो है वो अपना माल जब लेके जाता है खेतों से बेचने के लिए वो कॉस्ट बढ़ जाती है, वो कॉस्ट बढ़ेगी तो फल सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। सिमिलरली जब मैन्युफैक्चरिंग में जाता है वही माल, मैन्युफैक्चरिंग आप देखिए बिना क्रूड ऑयल के कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे हमारा काम हो रहा है, तो उसके कारण अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो एक सप्लाई चेन जो है वो अल्टीमेटली इफेक्ट होती है। एक क्रूड ऑयल के बढ़ने से इन टोटल इकोनॉमी में जो है कॉस्ट बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली जो उसकी मार है सीधा वो एक आम इंसान पे, एक जनरल पब्लिक पे आती है। शुक्रिया रुचिका इस तमाम जानकारी के लिए, और महंगाई के जो आज आंकड़े आए हैं उनका विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार बिकवाली का शिकार हो गए निवेशकों के करीब 6,65,000 करोड़ रुपए गिरावट में स्वाहा हो गए। सेंसेक्स 1,456 अंक गिरकर 52,846 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 427 अंक टूटकर 15,474 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 1,000 से ज्यादा अंक लुढ़ककर 33,400 के पार बंद हुआ। तो इन्फ्लेशन में थोड़ा जो राहत मिली है उसके आंकड़े तो मार्केट हाउस के बाद में आए, लेकिन किस तरह से आज पूरा मार्केट का एक्शन था, क्या मूड था, ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बताइए आशीष, आज दिन भर का एक्शन। देखिए, शुक्रवार को अमेरिकी मार्केट्स में भारी गिरावट का असर जो है आज भारतीय बाजारों पर देखने को मिला। और देखिए, हैरत की बात यह कि आमतौर पर बड़ी बिकवाली के बाद डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स में तेजी आती है, लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें तो पूरे दिन जो नास्डैक फ्यूचर्स है, डाउ फ्यूचर्स है, इनमें आपको बड़ा दबाव देखने को मिला। और भारतीय बाजारों में भी अगर आप देखें तो जमकर स्टॉक्स की हुई पिटाई। निफ्टी में अगर आप देखें तो 17,800 का जो स्तर है वो टूटता हुआ नजर आया, करीब 3% की गिरावट रही। ब्रॉडर इंडाइसेस में, निफ्टी बैंक में, तमाम इंडाइसेस अगर आप देखें तो सभी में आज आपको लाल निशान में और बड़ी गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिला। महज एक दिन की गिरावट के बाद अगर आप देखें तो 6,65,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है ये साफ हो गया। अक्रॉस द बोर्ड आपको सेलिंग देखने को मिली। सबसे पहले निफ्टी के लूजर्स आपके सामने रखता हूं। आप देखिए, बजाज फिनसर्व
भारी भरकम स्टॉक है, इंडेक्स हैवीवेट है। 7% का बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिला। बजाज फाइनेंस 5% की गिरावट, टेक महिंद्रा 5%, टाटा मोटर्स जैसे जो स्टॉक हैं यहाँ पर आपको 5% की गिरावट देखने को मिली। एकमात्र निफ्टी में गेनर्स की बात की जाए तो नेस्ले इंडिया ये स्टॉक रहा। आज वैसे एफएमसीजी स्टॉक्स ने थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, आधे % की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अन्य मार्केट्स की बात की जाए तो ब्रॉडर मार्केट्स में आरबीएल बैंक देखिए नए सीईओ की जो नियुक्ति हुई है इसके बाद भी बाजार ने जो है थम्स अप नहीं दिया। 23% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। श्री रेणुका शुगर, गुजरात गैस, एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स में जमकर पिटाई। उसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ चुनिंदा स्टॉक ऐसे थे ब्रॉडर मार्केट्स में जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। इनमें से एक नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज का, 4% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला। वीआईपी इंडस्ट्रीज है, मेरिको जैसे स्टॉक्स है। अगेन एक एफएमसीजी काउंटर है जहां पर थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। लेकिन आईटी स्टॉक्स में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है, यहाँ पर गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप देखिए माइंट्री 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, एनटी टेक्नोलॉजी 6%, एम्फेसिस जैसे स्टॉक में देखें तो 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स का भी बहुत बुरा हाल है, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मल्टी मंथ्स के लो पर जो है स्पॉट में कीमतें चल रही मेटल्स की और इसी का असर है। आप हिंडाल्को को देखिए काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो बिकवाली का रुझान देखने को मिला। और रियल्टी पैक की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी दबाव साफ रहा। डीएलएफ 5% की गिरावट, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 7% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अक्रॉस द बोर्ड जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आज सभी इंडाइसेस में जो है गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। बिल्कुल तमाम इंडाइसेस में गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है और अमेरिकी बाजारों से क्या क्यूज मिलते हैं इस पर भी सबकी नज़र होगी और देख लेते हैं फिलहाल वहाँ पर किस तरह का कारोबार हो रहा है। तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त गिरावट का दौर चल रहा है। डाउ जोन्स आप देखिए लगभग 2.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर रहा है। 713 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 30,680 के लेवल्स पर फिलहाल डाउ जोन्स काम करता हुआ नजर आ रहा है। नैस्डैक का भी हाल आप देखिए 0.4% की ज़बरदस्त बिकवाली कमज़ोरी दिखाई दे रही है। 432 अंकों की कमज़ोरी के साथ 10,905 के स्तर पर फिलहाल नैस्डैक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। S&P का भी यही हाल, 3.5% से ज़्यादा की गिरावट, 140 अंकों की बड़ी गिरावट, 3,760 के स्तर पर फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिकी बाजार के तीनों इंडाइसेस इस वक्त ज़बरदस्त बिकवाली का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बाजार तो आज धराशायी हो गए, हालांकि महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत जरूर मिली मार्केट आवर्स के बाद। सीपीआई का आंकड़ा 7.4% आया है। अब क्या कल इसकी वजह से कुछ सहारा मिलने की उम्मीद है या अमेरिकी बाजार का जो हाल आप देख रहे हैं वहां से कुछ नेगेटिव क्यूज मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही तरीके से आपने मुझे सवाल पूछा और इसमें काफी सारे आंसर छुपे हुए हैं। अब इंडिया के इकोनॉमी के हालात भले सुधरे हैं, बट ओवरऑल अगर यूएस में मार्केट पूरा यूएस मार्केट्स को फॉलो कर रहा है और वहां पे चीजें कंट्रोल में नहीं, और इतने सारे मेजर्स लेने के बाद भी जब कंट्रोल में नहीं आती है तो मार्केट्स ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। और मार्केट्स ओवर रिएक्ट नहीं, एक्चुअली में रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो कोरोना के बाद जितने भी स्टिमुलस थे उनकी वजह से जो कई नेगेटिव अब जो इम्पैक्ट दिख रहा है अब वो एक्चुअल में देखने को मिल रहा है। तो आज भी अच्छा खासा मार्केट टूटा और एसजेएक्स निफ्टी को भी देखता हूं तो नेगेटिव है। दूसरा एफआईआई के डेटा भी नेगेटिव आ ही रहे हैं, सारे ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है। सो मुझे लगता है कि आज जो 15,800 के ऊपर लकीली बंद होने में सक्षम रहा मार्केट, 15,800 मतलब ट्रेडिंग जो हो रही थी तो वो एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी। तो 15,671 एक अच्छा सपोर्ट है। अब देखना है कि ये सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद और बड़ा पैनिक मच सकता है। सो मैं यही कहूंगा कि कॉशियस रहे, लाइट रहे, पोजीशंस में अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, टारगेट हिट होते हैं तो बिल्कुल उनमें एंट्री एग्जिट लेते रहे। छोटे छोटे टारगेट्स के लिए काम करें और स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। एक्सुबरेंस नहीं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और कॉशन का समय है और मार्केट कंफ्यूज कर रहे हैं। इतनी वॉलेटिलिटी और वीक्स भी आज बढ़ गया तो मुझे लगता है कि समय बहुत ज्यादा कॉशियस रहने का है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आप इस जानकारी के लिए आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए संदीप जी की राय के बाद आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कच्चा तेल है तो दूसरी तरफ रुपए में लगातार जारी गिरावट भी चिंता का सबब बनी हुई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 78 रुपए 28 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस साल रुपए में 5.25% की गिरावट दर्ज हो चुकी है और इस साल डॉलर इंडेक्स 9% मजबूत भी हुआ है। आखिर क्यों आई रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी नेहा आनंद जुड़ चुकी हैं। बताइए नेहा।
जी देखिए, डॉलर के मुकाबले आज रुपए में हमने रिकॉर्ड निचला स्तर बनते हुए देखा। आज बाजार जैसे ही खुला वैसे ही हमने डॉलर के मुकाबले रुपए को 78 का लेवल पार करते हुए देखा और देखते ही देखते चंद मिनटों के अंदर ही ऑलमोस्ट ओपनिंग के साथ साथ 45 से 50 पैसे तक की कमजोरी देखने को मिली। अब ये क्यों हुआ? दरअसल डॉलर इंडेक्स है वो एक महीने की ऊंचाई पर जा पहुंचा है। हमने 104.50 के पार इसको निकलते हुए देखा, जो कि अब तक एक महीने का उच्चतम स्तर है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले महीने हमने 105 का भी आंकड़ा इसे पार करते हुए देखा था, जो कि 20 साल का उच्चतम स्तर है। तो उसके बाद एक करेक्शन आया था और वापस से डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है। अब ये स्ट्रेंथ क्यों आई है? क्योंकि अमेरिका में महंगाई दर हमने देखा है 40-41 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है और अब आसार ऐसे बन रहे हैं कि यहां से फेड की तरफ से एक्शन और तीव्र गति में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आने वाले 2 महीनों के लिए 50-50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक की बात चल रही है। अब संभावना ये बन रही है कि सितंबर में भी तकरीबन आधे % की रेट हाइक देखने को मिल सकती है। इन सब कारणों के चलते हमने डॉलर इंडेक्स को मजबूत होते हुए देखा। याद रखिए, बीते हफ्ते यानी कि 10 जून को हमने रुपए को 1 डॉलर को 77 रुपए 85 पैसे तक कमजोर होता हुआ देखा था। वो रिकॉर्ड लो थे और उसी लेवल के आसपास बंद हुआ था। आज भी जब ओपनिंग हुई तो हमने इतनी कमजोरी देखी, लेकिन पिछले हफ्ते कच्चे तेल में जो स्ट्रेंथ आई थी उसके चलते हमने रुपए को दबते हुए देखा था। आज जो कमजोरी देखने को मिली है वो डॉलर इंडेक्स में मजबूती की वजह से आई है। एशियन करेंसीज में गिरावट देखने को मिली, घरेलू इक्विटी बाजार में भारी भरकम गिरावट हावी रही और इसके अलावा FIIs की तरफ से जो लगातार निकासी है वो बढ़ती चली जा रही है। इस साल अब तक 2,44,000 करोड़ की निकासी हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी। तो ये तमाम कारण है जिसके चलते हमने रुपए में रिकॉर्ड लो लेवल्स बनते हुए देखे। एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये कमजोरी आगे भी जारी रहने वाली है। हालांकि एक रिलीफ वाली बात यही है कि बाकी मेजर करेंसी से अगर हम कंपेयर करें तो रुपया इस साल अब तक सिर्फ 5% गिरा है, जो कि बाकी करेंसीज के मुकाबले कुछ कम है। शुक्रिया नेहा इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऑनलाइन बेटिंग पर सरकार की नई गाइडलाइंस। जानेंगे कि आखिर ऑनलाइन बेटिंग होती क्या है। They say innovative companies start in the garage. True story. Hey, Mercedes, show me what you got. Follow me. That's what I call aerodynamics. That's nothing. It's enough for me. Hey, Mercedes, watch out. Those lights are pretty smart. What's that, diamonds? You are thinking small. Pixels? Think bigger. Now that's electric. Come on. It's magic. Nice garage, by the way. Let's begin. ये पावर है बढ़ते कदमों की। हर देश ये टेक्नोलॉजी खरीदना चाहेगा, इसे लेना पसंद करोगे? जिसका पहला हक बनता है भैया, जो कदम इस जमीन से जुड़े रहे, अब वही करेंगे इस देश को रोशन। कुछ कर ऐसा, दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। रजनीगंधा। मिसलीडिंग विज्ञापनों पर हंटर चलाने के बाद सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से कहा गया है कि वो ऑनलाइन बेटिंग को प्रमोट करने से परहेज करें। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि बेटिंग से आम कंज्यूमर के लिए सामाजिक और आर्थिक जोखिम होते हैं, खासकर युवाओं और बच्चों के लिए यह खतरनाक है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन बेटिंग को लेकर जिस तरह के प्रमोशंस चलते हैं वो कानून के मुताबिक नहीं हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के इन विज्ञापनों से देश में गैर कानूनी चीजों को भी बढ़ावा मिलता है। एडवाइजरी में या गाइडलाइंस में सभी प्रिंट, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स को कहा गया है कि वो ऐसे एड्स भारतीय ऑडियंस की तरफ टारगेट ना करें। मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी ऐसे वक्त में जारी की गई है जब ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन कई प्लेटफॉर्म्स पर और वेबसाइट्स पर रोजाना आ रहे हैं। बता दें कि भारत में ज्यादातर हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ खेलना गैर कानूनी है। इससे पहले 2020 में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी एडवाइजरी और जारी की गई थी। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया इसमें गाइडलाइंस भी जारी कर चुका है।
और आइए इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बहुत खास मेहमान, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आस्की की सीईओ मनीषा कपूर। मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा, ये ऑनलाइन बेटिंग पहले तो है क्या, ये समझाएं, क्योंकि जब से ये खबर आई है, बहुत सारे लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला ऐड था जिसमें ऑनलाइन बेटिंग थी, क्योंकि फैंटेसी गेम, बेटिंग, इन सब को लेकर ऑनलाइन गेम्स बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, तो एक्चुअली इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। तो एक तो है जो ऑनलाइन गेमिंग फॉर रियल मनी, और ये जो गेम्स हैं ये सरकार ने लीगल बनाई हैं। मतलब ये वैसे स्टेट वाइज स्टेट सब्जेक्ट है, तो कई स्टेट्स ने बैन किया है, पर ज्यादातर स्टेट्स में ये अलाउड हैं। तो जो ये हैं ऑनलाइन गेमिंग फॉर रियल मनी, ये अलाउड हैं, और इनके एडवर्टाइजमेंट्स पे जो ये आज एडवाइजरी आई है, ये इन एडवर्टाइजमेंट्स पे लागू नहीं होती है। जो ये एडवाइजरी है ये उन गेम्स के ऊपर या उन गैम्बलिंग या सट्टेबाजी के ऊपर लागू होती है जो एक डायरेक्ट गैम्बलिंग होती हैं या ऑफशोर गैम्बलिंग होती हैं। तो इनमें से कई कंपनीज इंडिया में बेस भी नहीं है, और ये उन मार्केट्स में शायद ऑपरेट करती हों जहां गैम्बलिंग लीगल हो, पर इनके जो विज्ञापन है ये इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे दिखाए जाते हैं। तो ये एक मुश्किल बात है। तो इसको लेकर जो सरकार ने नियम बनाए हैं, तो वो गैम्बलिंग को लेकर जो नियम बने हैं। अच्छा मनीषा, थोड़ा सा हमें क्लियर करें, ये जो पोकर और बहुत सारे गेम्स आते हैं, इनके एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं, और ख़ास तौर से हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इनको एंडोर्स भी करते हैं। अब आई डोंट नो उनको ये मालूम होता है कि नहीं होता है, इसमें भी थोड़ा सा सरोगेट एडवर्टीजमेंट का पुट है। वो लोग प्रमोट कुछ और गेम कर रहे होते हैं, और पता चलता है कि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो दूसरे तरह के गेम्स भी ऑफर कर रहा है, जिसमें ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग के भी आते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग का भी आता है। सो ऐसा केस है क्या? तो जो गैम्बलिंग है वो तो एक तरीके से इलीगल ही है इंडिया में। काफी मोस्ट ऑफ इंडिया में इट इज नॉट लीगल। तो वापस फिर एक ये थोड़ा सा ये आ जाता है कि इसकी लीगैलिटी, कोई पर्टिकुलर गेम है तो वो कौन डिसाइड करता है इसकी लीगैलिटी, कोई चीज लीगल है या नहीं। इसको एक कोई तो लीगल जो जुरिस्डिक्शन है वो एग्जामिन उनको करना पड़ता है कि ये है या नहीं। तो आई थिंक एक चैलेंज वहां पे एक जरूर इस कैटेगरी में आ जाता है कि क्या चीज लीगल है और क्या नहीं। तो जो एक मतलब जो ब्रॉड एक प्रिंसिपल है इसका, कि जो गेम ऑफ स्किल है वो लीगल मानी जाती है, और जो गेम ऑफ चांस है वो सट्टेबाजी जैसे मानी जाती है। पर सत्य तो ये है कि हर गेम में एक थोड़ी बहुत चांस होती है और थोड़ी बहुत स्किल होती है। तो इसका जो एक बंटवारा होता है कि किस गेम में ज्यादा स्किल लगती है और किस गेम में ज्यादा आपका चांस है, उसको लेकर के जो ये बनी है कैटेगरीज, तो उसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आ जाता है इसको लेकर के। पर जो यही है, जो अब्रॉड की जो कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जिनको डायरेक्टली जो सट्टाबाजी प्रमोट करती हैं, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट सट्टेबाजी प्रमोट करती हैं, तो उनको जो है ये एडवाइजरी उनके लिए लागू है कि आप इंडिया के ऑडियंसेस को आप मत आएं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज लीगल नहीं है। तो इस करके लेके जो एडवाइजरी आज आई है वो इस मामले में है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कसीनो, जैसे मैंने आपको बताया, पोकर, आप जब डीपली उतरेंगे उसमें तो आपको पता चलेगा कि ये सारे ऑनलाइन, और बहुत सारे देशों में क्योंकि ये लीगल है इसलिए उनको लगता है कि भारत में भी हम थोड़ा सा अपना आधार तो बना ही लें, कम से कम लोग नहीं आ रहे हैं तो हमारा नाम तो हो जाए, ताकि एक दिन जब हम भी थोड़ा सा कोशिश करके देख लें, अगर कहीं पर ये लीगल हो जाता है तो हमारा नाम पहले रहेगा, अर्ली बर्ड कैचेस द प्रे वाली सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन आई एम श्योर मनीषा, ये कम से कम साफ है, जैसे आपने बताया कि गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस, इसमें कम से कम जो हमारे फैंटेसी, खासतौर से क्रिकेट के जो भरमार फैंटेसी एप्स की आ चुकी है, कम से कम वो इस कैटेगरी में तो नहीं है ना? तो एज ऑफ नाउ तो है इस कैटेगरी में। तो जो है वो प्योर बेटिंग जो कहते हैं कि वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। पर देखिए एक बात है कि जो ये गेमिंग कंपनीज भी हैं और जो ये इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, ये इनके कुछ अपनी कैटेगराइजेशन के कानून होते हैं या रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर इस गेम में ये पर्टिकुलर प्ले है या ये पर्टिकुलर है तो उसको रिस्की माना जाएगा, और अगर ये पर्टिकुलर वे में ये गेम रची गई है
तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये गेम ऑफ स्किल है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है और इसकी जो क्लैरिटी है वो हम होप करते हैं कि सरकार भी लेके आए, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सरकारें हैं, तो हर एक का एक अलग अलग थोड़ा मत होता है, तो उस वजह से भी थोड़ी सी कंज्यूमर वर्ल्ड में भी थोड़ी सी इस बात को लेके कंफ्यूजन हो सकती है। तो आई होप कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे ये इंडस्ट्री इवॉल्व होती है तो ये बहुत क्लियर हो जाए एक आम कंज्यूमर के लिए कि जो एड हम देख रहे हैं वो गेमिंग का है या गैम्बलिंग का है। तो इन दोनों को अलग करने की अगर जो सरकार की जो इच्छा है कि हम इन दोनों चीजों को सेपरेट रखें, तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा और फार अपार्ट खींचना पड़ेगा। आजकल कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा वाला हम देख रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये आई थिंक कि ओवर जैसा मैंने कहा कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और खास तौर से जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं और कोई सेलिब्रिटी उसको एंडोर्स कर रहा होता है तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा है, ये गेम ऑफ स्किल वाला है, गेम ऑफ चांस वाला है, ये प्योरली वो है। तो मुझे लगता है कि एडवाइजरी जारी की है सरकार की ओर से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सरकार को ये क्लियर कट डिफरेंस बताना पड़ेगा कि देखिए ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये कैटेगरी इसमें आते हैं और ये जो दूसरे जो लीगल जो गेम्स हैं जिनके लिए इजाजत है वो इस कैटेगरी में आते हैं। और इस कंफ्यूजन की वजह से कई बार हमने देखा जो ऑनलाइन जो फैंटेसी गेम्स वाले और दूसरे गेम्स वाले हाई कोर्ट तक मामले गए हैं। अब कोर्ट से जो है ऐसी कंपनियों ने सुनवाई करके अपनी बात रख के जो है कोर्ट से ये प्रोनाउंसिएशन लिया है कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, तो देखिए इस तरह से हम लीगल हैं। तो कोर्ट तक में गया है, ऐसा नहीं है कि मामला बहुत सीधा सपाट है। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एडवाइजरी के साथ साथ अब मुझे लगता है कि सरकार को कैटेगरीज को पूरी तरह से क्लियर कट डिफाइन करने की आवश्यकता है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कोरोना फिर सिर उठा रहा है। पिछले हफ्ते देश में कोरोना के करीब 50,000 मामले सामने आए। ये एक हफ्ते पहले के आंकड़े से 2 गुना है और जनवरी के बाद सबसे ज्यादा एक हफ्ते का मामला। कोविड के खतरे को इसका मतलब यह है कि हल्के में लेना भारी भूल हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने चौथी लहर की आशंका बढ़ा दी है। देश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बीते दिन कोरोना से 10 मरीजों की मौत भी हुई है। ये मौतें दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम में हुई हैं। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली से कोरोना के सबसे अधिक मामले आ रहे हैं। मास्क फ्री इंडिया होते ही कोरोना का ये रूप देखने को मिल रहा है। इसे हल्के में लेना बड़ी भूल साबित हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि बूस्टर डोज के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। जिन लोगों के दूसरे डोज को लगे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, सरकार ऐसे लोगों को 10 अप्रैल से बूस्टर डोज लगवाने की मंजूरी दे चुकी है। ऐसे में एलिजिबल लोगों को प्रिकॉशन डोज लगवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें विदेश का दौरा करना है, वो लोग दूसरी डोज के 90 दिन बाद बूस्टर डोज ले सकते हैं। फिलहाल तो कोरोना को पस्त करने के लिए वैक्सीनेशन और एहतियात ही सबसे बड़ा इलाज है। समझते हैं कि आखिर बूस्टर डोज क्या है और इसका काम क्या है। जब हम किसी बीमारी से बचने के लिए टीका लगवाते हैं तो हम अपनी बॉडी को उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन टीके का असर कम होने पर कई बार हमें वैक्सीन की एक से ज्यादा खुराक लेनी पड़ती है। कोरोना का बूस्टर डोज भी यही काम करता है। इसे तब दिया जाता है जब वैक्सीन के ओरिजिनल शॉट से मिली सुरक्षा वक्त के साथ कम होने लगती है। बूस्टर शॉट इम्यूनिटी के स्तर को लंबे वक्त तक बनाए रखने में मदद करता है। जिन लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और वे जांच नहीं करा रहे हैं, ऐसे लोग सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग बच्चों, बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वालों के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा बन सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन्हें बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान व कमजोरी, स्वाद गंध की कमी, सिर दर्द, दस्त, सांस लेने में दिक्कत, बदन में तेज दर्द जैसे लक्षण हैं, ऐसे लोगों को तुरंत जांच करानी चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों को जांच की रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहना चाहिए। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगह मास्क का इस्तेमाल करने के साथ बाहर से घर में आने पर सैनिटाइजर से हाथ जरूर साफ करें।
ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको कोरोना के खतरे से दूर रखने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोई नौकरी क्यों छोड़ता है? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब ये कहकर देंगे कि नए और बेहतर मौकों के लिए नौकरी छोड़ी जाती है। लेकिन नौकरी छोड़ने का सिर्फ एक यही कारण नहीं है। किन किन वजहों से नौकरी छोड़ रहे हैं लोग? तमाम बहाने हैं, तमाम वजहें हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ये है माइकल लिन। लिन ने नेटफ्लिक्स की 3.5 करोड़ सालाना पैकेज वाली नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें अब इसमें मजा नहीं आ रहा था। माइकल लिन अकेले नहीं हैं जिन्होंने मजा ना आने की वजह से नौकरी छोड़ी हो। कोरोना के बाद नौकरी को लेकर लोगों के नजरिए में बदलाव आया है और लोग अच्छी सैलरी के अलावा दूसरी चीजों पर भी फोकस कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी माइकल पेज ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में शामिल 86% भारतीय अगले 6 महीने में नौकरी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक भारतीय पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने के लिए नौकरी छोड़ना चाहते हैं। सर्वे में शामिल 61% लोगों ने कहा कि अगर उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने का मौका मिलता है तो वो कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हैं। सर्वे के मुताबिक भारत के बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया के लोग नौकरी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सर्वे में नौकरी छोड़ने की बड़ी वजहों में करियर रोल और इंडस्ट्री में बदलाव, कम सैलरी और कंपनी से खुश नहीं होना शामिल है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है जिनकी वजह से लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें अब कुछ नया करना है। कोरोना के बाद कई लोग फ्लेक्सिबल और रिमोट वर्किंग को पसंद कर रहे हैं। 21% से ज्यादा लोग रिमोट वर्किंग के लिए नौकरी छोड़ना चाहते हैं। 9% लोग फ्रीलांस काम करने को तवज्जो दे रहे हैं, तो वहीं 8% लोग इसलिए नौकरी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद की कंपनी शुरू कर दी है। हालांकि इन सभी वजहों से अभी भी बेहतर सैलरी हाइक नौकरी बदलने की सबसे बड़ी वजह है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लोग काफी बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ रहे हैं और कोरोना के बाद ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम या खुद का काम शुरू करने को तवज्जो दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। आने वाले दिनों में कई प्रोडक्ट्स पर आपको हेवी डिस्काउंट मिल सकता है, वो भी आसमान छूती महंगाई के बीच में। महंगाई की मार आम जनता पर ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी गिर रही है। नहीं बिक रहा उनका सामान क्योंकि डिमांड मार्केट से गायब हो गई है। जानकार बताते हैं कि टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अब अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री बेचने के लिए अगस्त के महीने में लगने वाली बड़ी सेल से पहले ही 10% के शुरुआती डिस्काउंट से सेल लगाने वाली हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न समेत ये अर्ली सेल लगेगी कई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। इन्फ्लेशन के यहाँ से कुछ प्रेशर दिख रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट स्लो हो गया है, तो उसका भी एक असर है कि मार्केट को थोड़ा एक्साइट करने के लिए ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिए जाएं। रूस यूक्रेन युद्ध और कई ग्लोबल इश्यूज की वजह से महंगाई की मार बिक्री पर पड़ रही है। मार्च क्वार्टर से स्मार्टफोन और टीवी की सेल गिरी तो मई से फ्रिज और एसी की। अर्ली सेल्स और डिस्काउंट से ब्रांड्स कंज्यूमर डिमांड मार्केट में लेकर आना चाहते हैं, तो कई अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री नए लॉन्चेस और फेस्टिव सीजन के लिए क्लियर करना चाहते हैं। डिस्काउंट्स की सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 4-5 महीनों में ये सारी कंपनियां काफ़ी स्टॉक लेके आई हैं। काफ़ी मॉडल जो लॉन्च हुए थे उनका काफ़ी स्टॉक पड़ा है मार्केट में, तो इसलिए वो स्टॉक लिक्विडेट करने के लिए और डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये तो आप हमें डिस्काउंटिंग और ये बाकी सेल्स ऑनलाइन में और थोड़ा ऑफलाइन में भी दिखेगी। स्मार्टफोन्स, गैजेट्स और व्हाइट गुड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियां इस साल सेल्स और ग्रोथ सिंगल डिजिट में देख रही हैं। बाजार में स्पेंडिंग पावर बढ़ाने के लिए डिस्काउंट का सीजन इस साल पूरे साल चलेगा। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। और अब रुक करते हैं जिनेवा में चल रही WTO बैठक का, और हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, आज से जो चर्चाएं हो रही हैं उनका एजेंडा क्या है और कौन कौन से मुद्दे छाए रहेंगे? WTO की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। ऑफकोर्स आज थीमेटिक सेशंस हैं और सबसे ज़रूरी
बात आज के दिन है वो है ट्रिप्स वेवर प्रपोजल, जो कि डिस्कशन पर आएगा, और उसके बाद है फूड सिक्योरिटी पे डिस्कशंस एंड WTO's रिस्पॉन्स टू पेंडेमिक। ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे आज डिस्कशन होगा। और आपको पता है कि इंडिया का स्टांस बहुत ही क्लियर है। इंडिया ने थ्रू आउट एक ही बात कही है, उन्होंने कहा है कि वो बिलीव करते हैं एक ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम वो बनेगी वॉइस लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस की। जो अगर हम इक्वालिटी की बात करें, बैलेंस की बात करें, तो यहाँ पर बैलेंस शुड बी इंटैक्ट एंड ट्रू सेंस ऑफ बैलेंस हमें देखना चाहिए WTO में। इस पर इंडिया खड़ी रहेगी। इंडिया आप जानते हैं इस वक्त रिप्रेजेंट्स द बल्क ऑफ द वर्ल्ड। जैसा मैंने कहा, डेवलपिंग वर्ल्ड की वॉइस है और यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पर इक्वालिटी की ज़रूरत है। नॉन नेगोशिएबल 2 बातें हैं इंडिया के लिए यहाँ पर, और वो मैं आपको बता दूँ। पहला, इंडिया ने कहा है कोई भी अगर एसिमेट्रीज होंगी वहाँ इंडिया लेवल प्लेइंग फील्ड की मांग कर रही है, और एक ऑफेंसिव स्टांस भी दे रही है जिसमें इंटरेस्ट ऑफ इट्स फार्मर्स ऑफ फिशरमैन, जिससे इक्विटेबल और एफिशिएंट सप्लाई हो गुड्स एंड सर्विसेज का, उनकी लाइवलीहुड बचे, इस पर जोर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड जो वैक्सीन के लिए पेटेंट प्रोटेक्शन की बात है, वहाँ पर वेवर की मांग करी जा रही है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया चाह रही है और इंडिया बैक कर रही है कि पूरे विश्व में हर इंसान को वैक्सीन मिले और उनकी जान बचाई जा सके, ना कि कुछ फार्मा लॉबीज़ यहाँ पर अपना एजेंडा सेट करें। तो नेट इंडिया का स्ट्रॉन्ग है स्टांस यहाँ पर। इट्स काइंड ऑफ अ डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड वर्ल्ड काइंड ऑफ अ डिबेट, और देखना होगा अल्टीमेटली कहाँ पर नेगोशिएशंस थमती हैं। बट ज़रूरी नहीं कोई आउटकम आए, बट कंसेंसस ज़रूरी है, इज़ व्हाट द सेंस इज़ एट दिस पॉइंट इन टाइम। ऑफ कोर्स देखना होगा, डेलिब्रेशंस चल रही हैं, ये तो डिस्कशंस होते रहेंगे, आखिरी दिन पर जाकर समझ में आएगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा सहमति बनी। सो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम मेनी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली हमने बताया जैसे फिशरीज, फार्म, फूड सिक्योरिटी और कोविड-19 रिस्पॉन्स। शुक्रिया स्वाति इस तमाम जानकारी के लिए। देवरिया में एक बुजुर्ग शख्स को डांस करते करते स्टंट दिखाना काफी महंगा पड़ गया। स्टंट दिखाने के चक्कर में बुजुर्ग शख्स को गंभीर चोटें आ गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो अब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया का ये वीडियो देखिए। वीडियो में दिख रहा ये बुजुर्ग शख्स डीजे के गानों पर पूरे जोश के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके साथ एक डांसर भी नाच रही है। गानों पर नाचते हुए वो इतने खुश हैं कि कई बार वो उछलने भी लगते हैं। लेकिन अपने इस जोश में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण उनकी मौत हो गई। डांस करते करते वो अचानक स्टंट करने लगे, तभी उनका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गए। इस तरह गिरने के कारण उनके सर पर गंभीर चोट आई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। दरअसल ये बुजुर्ग शख्स एक बारात में शामिल हुए थे। बारात में खुशी का माहौल था और सबके साथ वो भी पूरे समय नाचते रहे। हालांकि इस घटना के बाद बारातियों की खुशी शोक में तब्दील हो गई और पूरी बारात में सन्नाटा पसर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। स्पेन के कई शहरों में इन दिनों जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी की वजह से पिछले 2 दशकों का रिकॉर्ड टूट गया। गर्मी का ये दौर देश के अधिकांश हिस्सों में 15 जून तक बना रह सकता है। हीट वेव और तेज हो सकती है। स्पेन में भीषण गर्मी ने पिछले 2 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। स्पेन के दक्षिणी हिस्सों में पारा लगातार 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। सड़कों पर तपती धूप में घरों से निकलना मुश्किल हो गया। हालात ये है कि लोग आराम करने के लिए छातों का सहारा ले रहे हैं। भयंकर गर्मी की वजह से जानवर भी बेहाल है। सेविले की ऐतिहासिक जगहों के आसपास टूरिस्ट को घुमाने वाले लोग घोड़ों को राहत पहुंचाने के लिए पानी का सहारा ले रहे हैं। घोड़ों को नहलाकर दिन भर ताज़ा रखा जाता है ताकि उन्हें परेशानी ना हो।
लोगों को बाहर निकलने पर पानी की बोतल का सहारा लेना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में प्यास लगने पर लोगों के लिए सार्वजनिक नल ही प्यास बुझाने का सहारा बन रहा है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिणी स्पेन के कुछ हिस्सों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की आशंका जताई है। विभाग ने कहा है कि रविवार को हीट वेव और तेज हो सकती है। साथ ही गर्मी का ये दौर स्पेन के अधिकांश हिस्सों में 15 जून तक बना रह सकता है। इसके अलावा तेज हवाओं और तूफान की भी भविष्यवाणी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के कई शहरों में गन कल्चर के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि अमेरिका में बंदूक की बिक्री के खिलाफ जल्द से जल्द कानून लाकर रोक लगाई जाए। फ्लोरिडा में गन कल्चर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारी अमेरिका में बंदूक की बिक्री के खिलाफ कानून लाने की मांग कर रहे हैं। फ्लोरिडा का ये वही पार्कलैंड का डगलस हाई स्कूल का इलाका है जहां 2018 में 17 लोग मारे गए थे। आज भी उनकी यादें लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उस हादसे में बच गए लोगों ने एक ग्रुप बनाकर अमेरिका के कई प्रमुख शहरों में रैलियां करने की योजना बनाई है, जिसमें न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और शिकागो शामिल हैं। दूसरी तरफ टेक्सास के स्कूल में गोलीबारी की घटना के विरोध में न्यूयॉर्क में भी रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारी हिंसा को रोकने के उद्देश्य से कानून पारित करने के लिए सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि अगर हिंसा इसी तरह जारी रही तो आने वाली पीढ़ियों को इसका नतीजा भुगतना होगा। वहीं टेक्सास के उवाल्डे में फायरिंग की घटना के करीब 3 सप्ताह बाद रॉब एलिमेंट्री स्कूल के आसपास लोगों ने मारे गए बच्चों की याद में फूल और खिलौने रखकर उनको याद किया। 24 मई को स्कूल कैंपस में घुसकर हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें 19 बच्चों और 2 टीचर की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका में नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन के लिए रिपब्लिकन पार्टी के किंग मेकर और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तूफानी प्रचार के आगे बाइडेन कमजोर साबित होते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के 50 से ज्यादा सीनेटर्स और काउंटी नेताओं से बातचीत में बात सामने आई है। ऐसे में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर संशय गहरा गया है। खुद बाइडेन खेमे के नेताओं का मानना है कि बाइडेन के पास ट्रंप जैसा जुझारूपन नहीं है। खबरों के मुताबिक बाइडेन की अपनी ही पार्टी में अप्रूवल रेटिंग 9% गिरकर सिर्फ 73% रह गई है। यूक्रेन रूस जंग को 3.5 महीने से ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रहे हैं। इस बीच सेवेरोडोनेत्स्क में जंग तेज हो गई है। यहां नदी पर एक बने हुए पुल को रूस ने तबाह कर दिया। सेवेरोडोनेत्स्क में फंसे लोग बाहर निकलने के लिए इस पुल का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं टेर्निपोल में जो इलाका है, यहां के गवर्नर ने कहा है कि रूस ने ब्लैक सी से रॉकेट दागे हैं। यह हमला चोटकीव शहर की मिलिट्री पर हुआ। यहां रखे गए हथियार तबाह हो गए। ये हथियार पश्चिमी देशों ने मदद के तौर पर यूक्रेन को दिए थे। इस हमले में 22 लोग घायल भी हुए। इंडिया 360 में इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।